ठीक है, आज की डेट है हमारी कितनी है, 15 है ना आज, 15/1/2025 और डे इज वेंसडे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर DDL क्रिएट कमांड। ठीक है, तो यहाँ पे हम DDL चैप्टर पर पढ़ेंगे। DDL का मतलब क्या होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे उसकी सबसे पहला जो है उसका क्रिएट कमांड के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। तो कोई भी चीज़ यूज़ करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, उसको क्रिएट करना पड़ता है, उसके बाद ही फिर हम उसको अल्टर कर सकते हैं, उसके बाद उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं या फिर कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। सबसे पहले हमें चीज़ को क्रिएट करना पड़ता है। तो क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले क्रिएट करना पड़ता है यहाँ पे डेटाबेस। तो डेटाबेस के बारे में हमने देखा है कि डेटाबेस क्या होता है, उसके अलग अलग टाइप्स देखे, RDBMS देखा है हमने। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे डेटाबेस यहाँ पे। तो हमें एप्लीकेशन बनाने के लिए सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करना पड़ता है। तो हम दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं डेटाबेस को। हियर नंबर एक यूजिंग GUI, जैसे पोस्टग्रे में एग्जांपल हम PG एडमिन का इस्तेमाल कर सकते हैं और DBWare। ठीक है, दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये PG एडमिन ये ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है PostgreSQL के अंदर। हम DBWare का इस्तेमाल नहीं करेंगे यहाँ पे। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि DBWare किस तरीके से यूज किया जाता है। ठीक है, नाउ सेकंड चीज़ है यहाँ पे यूजिंग SQL। तो सेकंड चीज़ है SQL का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, प्रोग्रामेटिकली टेबल को, डेटाबेस को क्रिएट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे, ये अगर यूज़र है तो यूज़र डायरेक्टली क्या कर सकता है, इसको ह्यूमन यूज़र है इसका। ठीक है, अगर कोई ह्यूमन यूज़र है तो डायरेक्टली डेटाबेस GUI को इस्तेमाल करके डेटाबेस को क्रिएट कर सकता है। लेकिन अगर बात आती है प्रोग्रामिंग की, तो प्रोग्रामिंग कम्युनिकेट करता है डेटाबेस के साथ यूजिंग SQL। ठीक है, तो जैसे कि मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे एप्लीकेशन है हमारा, जो गो लैंग्वेज के अंदर या कोई भी लैंग्वेज के अंदर हम यहाँ पे बनाते हैं, और यहाँ पे होता है हमारा डेटाबेस जो हम यूज़ करना चाहते हैं डेटाबेस। ठीक है, तो ये डेटाबेस सिस्टम है, इसको एप्लीकेशन डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट नहीं मतलब इसके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकता यहाँ पे। ठीक है, तो इसको कम्युनिकेशन करने के लिए एक क्यूरी लैंग्वेज चाहिए SQL, और ये SQL की मदद से ही क्या करता है, इस डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन कर सकता है यहाँ पे। ओके, इसलिए ये लैंग्वेज प्रोवाइड की गई है यहाँ पे। ठीक है, तो एप्लीकेशन को SQL के साथ इंटीग्रेट करना है, इंटरेक्शन करना है डेटाबेस के साथ विद द हेल्प ऑफ द SQL, तो आपको यहाँ पे क्यूरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है, तो क्यूरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है तो आपको जो भी चीज़ें हैं क्यूरी से पास करना पड़ता है SQL के, और SQL क्यूरी डेटाबेस के अंदर एग्जीक्यूट करके उस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म कर देती है हमें यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, क्रिएट कमांड DDL, यहाँ पे DDL क्रिएट कमांड। It is used to create database objects। तो डेटाबेस के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स हमें क्रिएट करना होते हैं, तो हम क्रिएट कमांड का इस्तेमाल करके वो सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कमांड यूज़ करनी है, यहाँ पे
कमांड का नाम है क्रिएट और यहाँ पे डेटाबेस नेम। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ ऑप्शनली आप यहाँ पे ऑप्शन दे सकते हैं यहाँ पे। विथ ऑप्शंस, ठीक है। तो ज़्यादातर ये ऑप्शन हम यूज़ नहीं करते, ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑटोमेटिकली डेटाबेस के हम यूज़ कर सकते हैं। हम सिर्फ इतना ही यूज़ कर सकते हैं कि आप क्या करते हो, डेटाबेस क्रिएट करो, क्रिएट और डेटाबेस नेम के साथ, ठीक है। तो हम इसको सिंटैक्स भी बोल सकते हैं यहाँ पे, सिंटैक्स। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्यूरी के द्वारा डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल क्रिएट डेटाबेस का नाम है, जैसे कि मैं रखूँगा कोडलैंग्स, ठीक है। क्रिएट यहाँ पे ये थोड़ा क्रिएट डेटाबेस नेम, डीबी नेम, ठीक है। और यहाँ पे विथ ऑप्शन, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, ऑप्शनल है यहाँ पे, ये आप नहीं भी दिए तो भी चलता है यहाँ पे, दिस इज ऑप्शनल, ठीक है। सो क्रिएट अ डेटाबेस, ये कमांड आपको फायर करनी है, क्रिएट डेटाबेस, ठीक है। और जैसे भी आप डेटाबेस इसके कुछ ऑप्शन है तो आप ऑप्शन भी दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे विथ इसका ओनर कौन है, ओनर मतलब यूज़र, कौन सा यूज़र ने लॉगिन किया है उस यूज़र का नाम यूज़र, और यहाँ पे यूज़र नेम जो भी यूज़र आप देना चाहते हो यहाँ पे, और एनकोडिंग स्कीम, UTF-8, ठीक है। लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, जिस यूज़र से आपने लॉगिन किया है वही डिटेल लेता है। तो ये विद देखिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि एनकोडिंग स्कीम कौन सी यूज़ करना चाहिए अदर दैन UTF और ओनर इसका कोई दूसरा होना चाहिए, तो उस टाइम आप ये दो ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो कॉमन यहाँ पे कॉमन क्रिएट डेटाबेस हियर, क्रिएट ए डेटाबेस, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे हम दे देंगे क्रिएट कमांड डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम जैसे मैं देता हूँ कोडलैंग्स, ठीक है। और यहाँ पे हम दिस विल क्रिएट डेटाबेस इन PostgreSQL, ठीक है। तो ये कमांड आपको ध्यान में रखना है, ओके। सो दीज आर द व्हाट दिस इज कॉल्ड एज क्रिएट डेटाबेस कमांड यहाँ पे। क्रिएट डेटाबेस कमांड, ठीक है। तो डेटाबेस क्रिएट इस तरीके से आपको करना है, ये कमांड आपको देनी है यहाँ पे, ठीक है। नाउ सेकंड यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे समझ में आया, यहाँ पे डेटाबेस का यूज क्रिएट करने के लिए क्रिएट डेटाबेस कमांड का इस्तेमाल करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये कमांड सारे थ्योरी में मैं दे दूंगा, बाद में हम इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखेंगे सारी चीज़ें। तो थ्योरी में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और आप जस्ट ये इसको टाइप करके देखना होगा हमें प्रैक्टिकल करते वक्त, ठीक है। अब जैसे भी हमने डेटाबेस को क्रिएट किया है, अब हम इस डेटाबेस को डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ड्रॉप डेटाबेस,
ड्रॉप डेटाबेस कमांड का इस्तेमाल करना है, डेटाबेस, ठीक है। सो हियर ड्रॉप डेटाबेस, टू ड्रॉप database in SQL, PostgreSQL, you can use the drop database कमांड, ठीक है। तो आपको डेटाबेस ड्रॉप करना है तो ड्रॉप डेटाबेस कमांड का इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक इसका सिंटैक्स हम दे देंगे यहाँ पे इस तरीके से, सिंटैक्स ड्रॉप डेटाबेस का नाम ड्रॉप डेटाबेस, और यहाँ पे डेटाबेस नेम आपको देना है, किस डेटाबेस को आप ड्रॉप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिखेंगे हम यहाँ पे एग्जांपल ड्रॉप डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम जैसे कि मुझे कोडलैंग्स। सो हियर इट विल permanently delete database, ठीक है। तो परमानेंटली ये डेटाबेस को डिलीट करेगा, ठीक है। सो दिस इज एन कमांड आपको देनी है। यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं डेटाबेस ड्रॉप करने से पहले। सो की पॉइंट टू रिमेंबर बिफोर ड्रॉपिंग डेटाबेस, ठीक है। सो सबसे पहले है नंबर 1 सुपर यूजर और ओनर प्रिविलेज। तो पोस्टग्रेसक्यूएल में यूज़र्स होते हैं अलग अलग, एक सुपर यूज़र होता है वो दूसरे अलग अलग यूज़र को क्रिएट करता है, और ओनर जो होता है मतलब उस डेटाबेस को किसने क्रिएट किया है वो ओनर होता है। इसके कुछ प्रिविलेजेस होते हैं यहाँ पे, ओनली सुपर यूज़र और द ओनर, ओनली सुपर यूज़र और द ओनर ऑफ द डेटाबेस कैन एग्जीक्यूट दिस कमांड, ठीक है। तो इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा कि ड्रॉप डेटाबेस करते समय हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, तो आपको ये की पॉइंट उनको बताना होता है। जैसे सुपर यूज़र और ओनर प्रिविलेज, जैसे कि इस कमांड को कौन एग्जीक्यूट कर सकता है, एक तो सुपर यूज़र या फिर वो डेटाबेस का ओनर जो है वही उस कमांड को यूज कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। और क्या क्या दिक्कतें आती है यहाँ पे, नंबर 2 पॉइंट है यहाँ पे कनेक्शंस। You cannot drop a database, if there are active connection to it, आपका डेटाबेस के साथ तो एप्लीकेशन के कनेक्शंस होते हैं, उस कनेक्शन के थ्रू एप्लीकेशन डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करता है, ठीक है। तो अगर आपके कनेक्शन लाइव है, मतलब मल्टीपल कनेक्शन आपके बने हुए हैं किसी और एप्लीकेशन के साथ, तो यहाँ वहाँ पे उसको ड्रॉप नहीं कर सकते डेटाबेस को, ओके। सो हियर यू मस्ट टर्मिनेट ऑल द एक्टिव कनेक्शन, terminate all active connection first, ठीक है।
अगर आपको डेटाबेस को ड्रॉप करना है तो उसके जो भी एक्टिव कनेक्शन है आपको वो क्या करना करता है, पहले आपको टर्मिनेट करने पड़ते हैं और उसके बाद उस डेटाबेस को ड्रॉप करना पड़ता है। ठीक है, नाउ थर्ड, सेफ्टी। ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे, वंस अ डेटाबेस इज ड्रॉप्ड, database is dropped, all data within it, all data within it is permanently deleted। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप डेटाबेस को ड्रॉप करते हैं तो उसके अंदर जितना भी डेटा है वो परमानेंटली डिलीट होता है, वापस नहीं मिलता है आपको। तो ये आपको सेफ्टी ऑप्शन यहाँ पे ध्यान कंसिडर करना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, डेटाबेस डिलीट करते वक्त, ड्रॉप करते वक्त आपको ये चीज़ों का ध्यान में रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो चलो अभी हम यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट किया है हमने, यहाँ पे डेटाबेस को डिलीट भी कर दिया है यहाँ पे। अभी हम देखेंगे स्कीमा के बारे में पोस्टग्रेसक्यूएल के अंदर। ओके, स्कीमा। तो इन अ पोस्टग्रेसक्यूएल, schema is a logically group of database object। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब पोस्टग्रेस के अंदर एक स्कीमा प्रोवाइड की गई है, ये ग्रुप होता है डेटाबेस ऑब्जेक्ट का। और डेटाबेस के ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, टेबल होता है, इंडेक्सेस होता है, ट्रिगर्स, फंक्शन, स्टोर प्रोसीजर। तो ये सारे ऑब्जेक्ट के लिए एक ग्रुप हम बनाते हैं, अलग अलग ग्रुप जो कि अलग अलग स्कीमा बनाते हैं, और उसके अंदर अलग अलग तरीके से हम क्या करते हैं, हमारे डेटाबेस जो है उसके ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप मल्टीपल स्कीमा बना सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे स्कीमा 1, स्कीमा 1 ये ग्रुप होता है डेटाबेस ऑब्जेक्ट का। यहाँ पे स्कीमा 2 और अप टू यहाँ पे स्कीमा n, आप मल्टीपल स्कीमा बना सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग स्कीमा बना सकते हैं यहाँ पे। तो ये स्कीमा के अंदर क्या होता है, मल्टीपल डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप उसको अलग अलग ग्रुपिंग करके स्कीमा के अंदर लॉजिकल ग्रुप करके आप डेटाबेस के ऑब्जेक्ट अलग अलग बना सकते हैं अलग अलग स्कीमा के साथ। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द स्कीमा। अभी हम देखेंगे स्कीमा किस तरीके से बनाते हैं यहाँ पे, ये चीज़ें हम देखेंगे इसके अंदर। ओके, तो हियर क्रिएट अ स्कीमा। ओके, तो स्कीमा किस तरीके से बनाई जाती है उसका सिंटेक्स यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे डिफाइन न्यू स्कीमा टू ऑर्गेनाइज डेटाबेस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब सिंटैक्स है इसका क्रिएट स्कीमा और यहाँ पे स्कीमा नेम।
ओके। और यहाँ पे ऑप्शनल है, यहाँ पे ऑथराइजेशन, और यहाँ पे यूज़र नेम, कौन सा यूज़र इसको एक्सेसिबल है, यहाँ पे कौन सी यूज़र की स्कीमा आप यहाँ पे बना रहे हो, मतलब इस स्कीमा को कौन सा यूज़र एक्सेस कर रहा है या फिर किस यूज़र से बिलोंग ये स्कीमा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पे जैसे क्रिएट स्कीमा, स्कीमा नेम हम यहाँ पे लिखेंगे ई कॉमर्स, ठीक है। और यहाँ पे ऑथराइजेशन अगर लिखना है, ऑथराइजेशन, ठीक है। यूज़र नेम, कौन सा यूज़र है वो यूज़र नेम आपको लिखना है, आप मतलब करंटली किस यूज़र आपका क्या यूज़र नेम है वो आपको देना है, ताकि ये स्कीमा उसी यूज़र को एक्सेसिबल हो सकती है, ठीक है। तो यूज़र नेम है मान लो यहाँ पे एडमिन, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्कीमा क्रिएट कर सकते हो ये कमांड के अंदर, ठीक है। ठीक है, इसके बारे में आपको समझ में आया किस तरीके से ये कमांड यूज करते हैं यहाँ पे स्कीमा क्रिएट करने के लिए, ठीक है। सो above command will create schema in PostgreSQL, ठीक है। अभी हम देखेंगे ड्रॉप स्कीमा के बारे में। जैसे कोई स्कीमा हम बना भी सकते हैं तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे ड्रॉप स्कीमा, so here the drop schema command in SQL is used to remove schema and all its object, जैसे कि टेबल्स होते हैं उसके अंदर, व्यूज़ होते हैं, उसके फंक्शन होते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ड्रॉप कमांड का इस्तेमाल जब हम करते हैं स्कीमा को ड्रॉप करने के लिए, तो यहाँ पे स्कीमा के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सारे ऑब्जेक्ट्स रिमूव हो जाते हैं, जैसे कि टेबल होता है, व्यू होता है, फंक्शन होता है, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे स्कीमा को ड्रॉप करने का सिंटैक्स लिखेंगे, सिंटैक्स ड्रॉप कमांड है यहाँ पे, ड्रॉप स्कीमा नेम, और यहाँ पे ये ऑप्शन है कैस्केड, दूसरा ऑप्शन है रेस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो जैसे भी हम यहाँ पे स्कीमा, यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे स्कीमा ड्रॉप करेंगे, सिंपल स्कीमा ड्रॉप, एग्जांपल ड्रॉप स्कीमा का नेम लेंगे, जैसे हमने लिखा था ई कॉमर्स,
ठीक है। तो हम स्कीमा को ड्रॉप करेंगे यहाँ पे, ड्रॉप डिफ़ॉल्ट स्कीमा, ड्रॉप स्कीमा डिफ़ॉल्ट। अगर हम सिर्फ इस कमांड लिखते हैं और ये ऑप्शन नहीं देते तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका रिस्ट्रिक्ट ऑप्शन क्या होता है, सेलेक्टेड होता है। ठीक है। तो अब ये रिस्ट्रिक्ट और कैस्केड क्या है इसके बारे में मैं तुमको लिख के दे दूंगा। ठीक है। सो नंबर 1 है रिस्ट्रिक्ट, सॉरी कैस्केड। कैस्केड का ऑपरेशन क्या होता है, ठीक है। ड्रॉप द स्कीमा एंड ऑल ऑब्जेक्ट, ड्रॉप द स्कीमा and all object contained within it including table view function and other dependent object, including table view function and other dependent object। तो अगर आप स्कीमा डिलीट करते वक्त कैस्केड यूज कर सकते हो, तो इसका मतलब जो स्कीमा के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स है सारे ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, रिमूव होंगे, डिलीट होंगे। अगर वो ऑब्जेक्ट कहीं पर भी यूज़ किए गए हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सारे ऑब्जेक्ट क्या होंगे, डिलीट हो जाएंगे, सारे ऑब्जेक्ट रिमूव हो जाएंगे। ठीक है। तो इसको कहा ये जो आपको सबको डिलीट करना है तो आपको कैस्केड ऑप्शन देना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल, ड्रॉप स्कीमा का नाम ई कॉमर्स और यहाँ पे दे देंगे कैस्केड। ठीक है। तो इस तरीके से अगर देते हैं हम तो जो स्कीमा है यहाँ पे सब कुछ डिलीट कर देगा इस स्कीमा के अंदर के और ऑब्जेक्ट। सो इट विल डिलीट ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ अ स्कीमा। ठीक है। ये कमांड अगर आप दोगे तो स्कीमा के उसके सारे ऑब्जेक्ट क्या कर देंगे, डिलीट किए जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हम सेकंड ऑप्शन देखेंगे, रिस्ट्रिक्ट ऑप्शन। यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट ये डिफ़ॉल्ट होता है, अगर हम ऑप्शन नहीं देते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रिस्ट्रिक्ट ऑप्शन यहाँ पे होता है। अब ये रिस्ट्रिक्ट ऑप्शन क्या करता है, यहाँ पे प्रिवेंट द स्कीमा फ्रॉम बीइंग ड्रॉप्ड, prevent the schema from being dropped if it contain any objects the command will fail if there are dependent object। अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट ऑप्शन जब आप यूज़ करते हो ड्रॉप कमांड के साथ, तो यहाँ पे जो भी आपके स्कीमा है, स्कीमा के अंदर एक भी ऑब्जेक्ट है तो ये कमांड क्या होगी, फेल होगी, ड्रॉप नहीं करेगी। और इसके अंदर अगर कोई डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट है जो कि किसी दूसरे टेबल के अंदर इस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हो रहा है तो ये कमांड उसको कभी डिलीट नहीं होने देगी, ड्रॉप नहीं होने देगी। तो इस कमांड को ये रिस्ट्रिक्ट ऑप्शन आप दोगे तो यहाँ पे डाटाबेस के स्कीमा के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तभी वो स्कीमा के यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से ये रिस्ट्रिक्ट ऑप्शन यहाँ पे होता है और ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, आप इसको लगा भी सकते हैं या फिर नहीं भी लगा सकते। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, ड्रॉप स्कीमा जैसे ई कॉमर्स और यहाँ पे दे देंगे रिस्ट्रिक्ट। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट दे देंगे
तो ये यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्ट आपने दिया भी है, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, आप दिए नहीं भी दिए तो भी यही वर्क होता है, और आप इसको देते हैं तो भी डिफ़ॉल्ट ही वर्क होता है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रिस्ट्रिक्ट ही वर्क होता है। तो रिस्ट्रिक्ट का पर्पज़ यही होता है कि आपके स्कीमा के अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तभी वो डिलीट करेगी, और कोई ऑब्जेक्ट है तो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो तब जाके ये कमांड उस स्कीमा को ड्रॉप कर देगा, अदरवाइज फेल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम ड्रॉप स्कीमा के बारे में यहाँ पे लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अभी चलो मैं आते हैं हमारे मेन इसके ऊपर, टेबल के ऊपर, क्रिएट टेबल के ऊपर, जो कि हमारा सबसे मेन और हॉटेस्ट टॉपिक है यहाँ पे, ठीक है। तो हियर टॉपिक सिखाने से पहले आपको कांस्टेंट टॉपिक पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही हम टेबल के ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे डेटाबेस कांस्टेंट के बारे में। टेबल कांस्टेंट, या फिर इसको हम रूल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट और रूल, ये कांस्टेंट होते हैं यहाँ पे, ये एक रूल होते हैं जहाँ पे हम डेटाबेस के टेबल के ऊपर अप्लाई करते हैं, उससे हमारी डेटा की इंटीग्रिटी बनी रहे, ठीक है। तो इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है कि डेटा की एक्यूरेसी होती है यहाँ पे, तो एक्यूरेट डेटा ही हमारे टेबल के अंदर जा सके, इसलिए हम टेबल को कुछ रूल लगाते हैं और सेम उसी रूल के हिसाब से डेटा उसके अंदर इंसर्ट करते हैं, तो उसी को कहा जाता है कांस्टेंट कहा जाता है, ठीक है। तो कांस्टेंट का मतलब यही होता है कि रूल्स होता है, इट इज़ अ रूल ऑफ अ डेटाबेस, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको लिख के दूंगा यहाँ पे, कांस्टेंट इन अ पोस्टग्रेसक्यूएल, कांस्टेंट्स in a PostgreSQL are rules that enforce data integrity, enforce data integrity and define behavior or behavior of column और टेबल्स, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट जो होता है ये एक रूल होते हैं, यहाँ पे हम डेटाबेस के टेबल के ऊपर अप्लाई करते हैं, उसके अंदर कॉलम के ऊपर अप्लाई करते हैं, ताकि हमारी डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन हो सके, ठीक है, मतलब डेटा एक्यूरेसी। तो इंटीग्रिटी का मतलब ये यहाँ पे है एक्यूरेसी, ठीक है। और कांस्टेंट का मतलब यहाँ पे होता है रूल्स होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब कौन से रूल्स होते हैं हम डेटाबेस के टेबल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, बेस्ड ऑन दैट रूल हमारा डेटा है उसके अंदर इंसर्ट होगा एक प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो नंबर यहाँ पे है टाइप्स ऑफ कांस्टेंट इन पोस्टग्रेसक्यूएल, टाइप्स ऑफ कांस्टेंट इन पोस्टग्रेसक्यूएल। गाइस मैं यहाँ पे इतना सारा लिख के दे रहा हूँ, इससे आपका टाइम तो नहीं वेस्ट हो रहा है, यहाँ पे लिख के दूँ या नहीं दूँ, प्लीज़ बताओ मुझे। हेलो कंचन, यस सर। यहाँ पे हम इतना सारा लिख के दे रहे हैं यहाँ पे, तो एक के लिख के देना ओके है या क्या टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है ये? नहीं सर, ओके, क्योंकि हमारे लिए यही नोट्स है ना। हाँ नोट्स यही होंगे आपके यहाँ पे पूरे, हाँ ओके। तो चलेगा ना? हाँ हाँ। ठीक है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ कांस्टेंट इन पोस्टग्रेसक्यूएल, तो पोस्टग्रेसक्यूएल के अंदर कितने टाइप के कांस्टेंट रूल्स है जो हम टेबल और डेटाबेस को लगा सकते हो। समझ में आ रहा है ना क्या चल रहा है ये? तो कांचन, पूजा, यस सर। समझ में आ रहा है पूजा?
पूजा, आर यू देयर? यस सर। समझ में आ रहा है ना ये? यस। ओके ठीक है, अगर नहीं आया तो पूछो मुझे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कांस्टेंट इन पोस्टग्रेसक्यूएल, कांस्टेंट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, रूल्स होता है, ठीक है। तो कितने प्रकार के रूल्स है हम डेटाबेस के ऊपर लगा सकते हैं, टेबल के ऊपर। तो सबसे पहला रूल है नॉट नल, नॉट नल, ये रूल है यहाँ पे। एंश्योर दैट अ कॉलम कैन नॉट हैव अ नल वैल्यू, एंश्योर दैट द कॉलम कैन नॉट हैव a null value, null value, ठीक है। अगर आप टेबल जो बनाते हैं और टेबल को नॉट नल रूल लगाते हैं, तो उस टेबल के अंदर जो भी कॉलम को आपने नॉट नल रूल बनाया है वो कॉलम नल वैल्यू एक्सेप्ट करेगा ही नहीं आपकी, ठीक है। तो ये एक रूल है नॉट नल वैल्यू। अगर आपने कॉलम को नॉट नल लगाया तो ये नल वैल्यू लेगा ही नहीं। नल मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है। तो आप उसको उस टेबल के कॉलम के अंदर आपको वैल्यू इंसर्ट करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज आपका डेटाबेस का टेबल एक्सेप्ट नहीं करेगा आपके डेटा को, ठीक है। तो ये एक रूल है दैट इज कॉल्ड एज नॉट नल, इसको कहा जाता है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे इसकी यूज केस हम यहाँ पे देखेंगे कि नॉट नल कहाँ पे यूज करना चाहिए हमें, ठीक है। तो यूज केस का मतलब इसका एप्लीकेशन, ठीक है। हम कहाँ पर इसका ये यूज करेंगे इसको, ठीक है, कहाँ पे यूज करना चाहिए यहाँ पे। टू इंश्योर क्रिटिकल कॉलम, टू इंश्योर क्रिटिकल कॉलम like number 1 name, number 2 email address, number 3 gender, number 4 मोबाइल नंबर। मतलब जहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन होती है कि जहाँ पे आपको वो डेटा कंपलसरी चाहिए, सो कंपलसरी डेटा की जो फील्ड होती है, देखो कंपलसरी फील्ड के आगे ऐसा स्टार लगा हुआ होता है, देखो यहाँ पे ऐसा स्टार। तो जो फील्ड कंपलसरी है उस फील्ड को आप क्या कर सकते हो, नॉट नल लगा सकते हो, ताकि आपको डेटा कंपलसरी इंसर्ट करना ही होगा। अगर नहीं करोगे तो वो सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा आपका, ठीक है। तो इस टाइप का जो रूल होता है उसी को नॉट नल रूल कहा जाता है। तो ये नॉट नल एक कंस्टेंट है जिसका इस्तेमाल होता है कि कॉलम के अंदर वैल्यू इंसर्ट करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो वो एरर दे देगा, ठीक है। अब उसके बाद है ठीक है, पहला रूल हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे दूसरा रूल हो गया यूनिक, यूनिक कांस्टेंट, और इसी को भी हम बोलेंगे रूल बोलेंगे। ensure that all value in a column or group of column are distinct, ठीक है। तो यूनिक कंस्टेंट का मतलब ये होता है कि ये कंस्टेंट अगर आप किसी कॉलम के अंदर कॉलम को लगाओगे रूल, तो इसका मतलब क्या होता है कि उस कॉलम के अंदर सब वैल्यू यूनिक ही होनी चाहिए। सेम वैल्यू अगर नहीं थी तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, एरर देगा। यहाँ ओके, तो कॉलम के अंदर आपको यूनिक वैल्यू ही चाहिए, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पे ये हमारा एक टेबल है, यहाँ पे इस तरीके से ये एक टेबल है हमारा यहाँ पे, ठीक है।
अब ये टेबल हमने बनाया है, इसके अंदर 3 कॉलम हम ले लेंगे यहाँ इसके अंदर, टेबल के अंदर। ओके, अब यहाँ पे जैसे कि मान लो यहाँ पे आईडी है, यहाँ पे नेम है, यहाँ पे एज है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, नेम कॉलम जो है इसको यूनिक कंस्टेंट लगाया है। ओके, यूनिक, ओके, ये यूनिक रूल लगाया है। तो इसका मतलब यहाँ पे ID1 नेम ABC, या मान लो राजू, एज 20, ठीक है। और यहाँ पे 2 और नेम राजू अगर लिखेंगे और एज 30, तो ये यहाँ पे एरर आ जाएगा, क्योंकि हमने इसको कौन सा कांस्टेंट लगाया, यूनिक कांस्टेंट लगाया। मतलब ये जो कॉलम है यहाँ पे, इस कॉलम के अंदर सारी वैल्यू यूनिक ही होनी चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे राजू ने एक्सेप्टेड होगा। आप राजू एक बार आया तो एक ही बार आएगा, डब रिपीटेड नहीं होगा, यूनिक वैल्यू ही इसके अंदर होनी चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पे रानी कर दूंगा यहाँ पे, तो ये इट विल वर्क फाइन, ठीक है सर। तो ये जो कॉलम है यहाँ पे मैंने यूनिक लगाया है, इसके अंदर सारी यूनिक वैल्यू ही आप इंसर्ट कर सकते हैं। अगर रिपीटेड वैल्यू अगर आती है तो आप यहाँ पे एरर आता है, ठीक है। तो आप यूनिक कांस्टेंट आप मोर देन 1 कॉलम को भी लगा सकते हैं, इसको भी लगा सकते हैं आप यूनिक कांस्टेंट। अगर इसको लगाया तो इसके अंदर भी यूनिक वैल्यू ही होनी चाहिए इसके अंदर। अगर रिपीटेड वैल्यू अगर आती है तो ये एरर देगा आपको, ठीक है। तो इस तरह का जो भी रूल होता है उसी को यूनिक कांस्टेंट कहा जाता है आपको, ठीक है। नाउ यहाँ पे है प्राइमरी की, नंबर 3 है यहाँ पे प्राइमरी की। कांस्टेंट, ठीक है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल, अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ नॉट नल null and unique ensure each row in a table is a uniquely identified. Ensure each row in a table uniquely identifiable. ठीक है। प्राइमरी की का मतलब ये होता है कि ये कॉम्बिनेशन है किसका, नॉट नल का। यहाँ पे लिखेंगे प्राइमरी की इज इक्वल टू नॉट नल प्लस यूनिक, ठीक है। तो प्राइमरी की ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके यहाँ पे की बनी है, दैट इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी की, ठीक है। तो प्राइमरी की का मतलब ये होता है कि आप किसी भी कॉलम को ये प्राइमरी की लगाओगे तो उस कॉलम के अंदर सारी चीज़ें यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए और उसके अंदर सारी चीज़ें यूनिक होनी चाहिए। मतलब आपके टेबल के अंदर जो भी रिकॉर्ड है वो यूनिक होना चाहिए, ठीक है। मतलब जिस कॉलम को हमने प्राइमरी की लगाई है वो कॉलम की वैल्यू यूनिक होनी चाहिए, जैसे हमने यूनिक के बारे में देखा था। और उसकी वैल्यू नॉट नल होनी चाहिए, नल भी उसके अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सेकंड ये है कि प्राइमरी की का उद्देश्य ये होता है कि आप जो भी कॉलम को प्राइमरी की लगाते हो उस कॉलम का रेफरेंस मतलब एड्रेस आप दूसरे टेबल को दे सकते हो ताकि रिलेशन बना रहे यहाँ पे, ठीक है। आगे हम देखेंगे रिलेशन के बारे में, समझेंगे किस तरीके से। फिलहाल हम प्राइमरी की को अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मान लो जैसे कि ये हमारा एक टेबल है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। इस टेबल को हम नाम देंगे एम्प्लॉय, क्योंकि इसके अंदर हम एम्प्लॉय की डिटेल फिलअप करने वाले हैं इस टेबल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा टेबल है, ठीक है। तो हियर ये टेबल हो गया हमारा एम्प्लॉय टेबल, क्योंकि इसके अंदर हम एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करने वाले हैं इस टेबल के अंदर, ठीक है। तो क्या क्या डेटा स्टोर करने वाले हैं, उसका आईडी स्टोर करने वाले हैं, उसका नेम स्टोर करने वाले, उसकी सैलरी स्टोर करने वाले हैं और उसका जेंडर स्टोर करने वाले इसके अंदर,
ठीक है। अब आईडी है इसका 101, नेम है इसका राजू, सैलरी है यहाँ पे 5000 रुपीज़ और जेंडर है यहाँ पे मेल। ठीक है। तो अब हमने आईडी को पी की, यहाँ इसको प्राइमरी की लगाया है हमने आईडी को। ठीक है। तो फिर से हम 101 रानी और 600 सैलरी और फीमेल ये डेटा भर लेंगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा कॉलम है यहाँ पे इसको हमने प्राइमरी की लगाया है, यहाँ पे पी के लगाया है इसको। ठीक है। तो प्राइमरी की लगाया है तो इसका मतलब इस कॉलम के अंदर जो वैल्यू जो होनी चाहिए वो यूनिक होनी चाहिए। ओके। और सेकंड बात यह है कि नल नहीं होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है। तो ये 101 नहीं चलेगा यहाँ पे, इसकी जगह पे आपको कोई दूसरा आईडी यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे 102 आईडी यहाँ पे, ठीक है, रानी, और यहाँ पे 104 यहाँ पे राजा और सैलरी 700 और मेल। ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये प्राइमरी की यहाँ पे वर्क होगा। तो यहाँ पे आपने जो प्राइमरी की लगाई है इस कॉलम को, तो इस कॉलम को यहाँ पे प्राइमरी की आपने लगाई है तो कॉलम के अंदर का रिकॉर्ड यूनिक होना चाहिए, मतलब उसके अंदर की वैल्यू यूनिक होना चाहिए। इससे हमें हर रिकॉर्ड यूनिक है इस तरीके से पता चलता है कि सारे रिकॉर्ड यूनिक है। क्यों? क्योंकि इसका आईडी जो है यहाँ पे, ये आईडी फील्ड यहाँ पे यूनिक है, यहाँ पे ये आईडी फील्ड। तो इस कॉलम को हमने की लगाई है प्राइमरी की, इसके वजह से हम इस तरीके का डेटा इसके अंदर फिलअप कर सकते हैं ताकि जो भी रोज है वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके किसी एक कॉलम के बेस के ऊपर। तो उसी को हम कहते हैं प्राइमरी की कहते हैं। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी की यहाँ पे। अंडरस्टूड? अभी हम देखेंगे फॉरेन की के बारे में। फॉरेन की establish a relationship between two table by linking a column in a one table to the primary key of another table। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे फॉरेन की। तो हमारा RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसलिए कहा जाता है कि जिसके अंदर प्राइमरी और फॉरेन की का यूज़ करके हम दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं, दो टेबल की कॉलम को जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से हम मल्टीपल टेबल को एक साथ जोड़ के उसका डेटा निकाल सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज RDBMS। ठीक है। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेबल के रिलेशंस बनाएंगे और एक टेबल दूसरे टेबल के साथ जोड़ेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे प्राइमरी की और फॉरेन की का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अब जैसे मान लो मेरे पास एक एम्प्लॉय है और एक टेबल है यहाँ पे कंपनी टेबल है। ठीक है। या फिर मेरे पास कोई एक एम्प्लॉय टेबल है और उसका एक प्रोफाइल टेबल है। ठीक है। तो ये दो टेबल है मेरे पास, तो दोनों टेबल को मुझे जोड़ना है, एक रिलेशनशिप सेट करना है यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे पहला टेबल है एम्प्लॉय टेबल, यहाँ पे। ठीक है। और दूसरा टेबल है यहाँ पे प्रोफाइल टेबल। ठीक है।
टेबल का नाम है एम्प्लॉय, मतलब इसके अंदर हम एम्प्लॉय का डेटा दे देंगे। और यहाँ पे प्रोफाइल नाम है टेबल का, हर इसके अंदर प्रोफाइल डेटा हम रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आईडी है एम्प्लॉय का नेम है, और यहाँ पे इसकी सैलरी है। ठीक है, अब यहाँ पे एम्प्लॉय का आईडी 101 है, नाम है राजू, सैलरी है 2000। 102 है रानी है, यहाँ पे सैलरी है 4000। 103 है यहाँ पे सारिका है नाम यहाँ पे, और यहाँ पे है 5000 सैलरी। ठीक है, अब ये टेबल के अंदर डेटा हमने फिलअप कर दिया है भाई। अभी हमें क्या करना है, ये रो है, ये रो 1 रो 2 3 4, तो ये अलग अलग रिकॉर्ड्स है। अब यहाँ पे प्रोफाइल है, यहाँ पे जैसे कि इसका प्रोफाइल का आईडी है यहाँ पे 1 2 3, और यहाँ पे प्रोफाइल है एजुकेशन कितना है, जैसे बीए ग्रेजुएट, बीएससी, यहाँ पे इंजीनियरिंग है, यहाँ पे इंजीनियरिंग, और यहाँ पे है बीकॉम। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो मेरा राजू है, राजू का क्या हुआ है यहाँ पे यहाँ पे एजुकेशन नाम का फील्ड है, एजुकेशन प्रोफाइल के। तो राजू का क्या हुआ है यहाँ पे एजुकेशन, राजू का एजुकेशन हुआ है यहाँ पे बीएससी हुआ है। ठीक है, फिर इसका रानी का एजुकेशन क्या हुआ है, इंजीनियरिंग हुआ है। ओके, और यहाँ पे बीकॉम हुआ है किसका, सारिका का एजुकेशन बीकॉम हुआ है। तो ये इस तरीके की रिलेशनशिप क्रिएट करनी है, लेकिन ये रिलेशनशिप वर्क नहीं होगी यहाँ पे। क्यों वर्क नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये जो कॉलम है हमारा, ये कॉलम, इसको हमें पहले प्राइमरी की लगाना पड़ता है, और यहाँ पे एक कॉलम लगाना पड़ता है, इसको फॉरेन की लगाना पड़ता है, और दोनों के रिलेशन जोड़ने पड़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको प्राइमरी की और फॉरेन की लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि मान लो यहाँ पे ये हमारा पी की कॉलम है प्राइमरी की। ठीक है, और यहाँ पे हम फॉरेन की लगाएंगे, जैसे कि EID, एम्प्लॉय की आईडी यहाँ पे, और ये है फॉरेन की। ठीक है, इस कॉलम को हमने फॉरेन की लगाया है। तो अभी क्या होगा यहाँ पे, तो ये जो है इसका रेफरेंस यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये इसका आईडी स्टोर करेगा, 101 स्टोर करेगा आईडी, ये आईडी। फिर यहाँ पे स्टोर होगा ये रिकॉर्ड का आईडी 102, और यहाँ से यहाँ पे रिलेशन बनेगा 103 रिकॉर्ड। ठीक है, तो अभी क्या हो गया यहाँ पे, ये टेबल के बीच में इस्टेब्लिश हो गई रिलेशनशिप। ठीक है, अब कैसे, यहाँ पे ये आईडी कितना है 101, ये BSc रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड किसका है, ये पूरा जो रिकॉर्ड है यहाँ पे, ये किसका रिकॉर्ड है यहाँ पे, ये है 101 वाला को जो भी है, तो 10 वाला कौन है, राजू है। उसके बाद है यहाँ पे ये रिकॉर्ड किसका है, 102 इंजीनियरिंग वाला, तो 102 रानी का रिकॉर्ड है, तो ये रानी का प्रोफाइल है। और ये 103 बीकॉम, ये किसका प्रोफाइल है, 103 सारिका का प्रोफाइल है। तो इस तरीके से हम प्राइमरी की और फॉरेन की से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। एंड बेस्ड ऑन दैट रिलेशनशिप हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मल्टीपल टेबल के अंदर कौन सा डेटा किस टेबल के किस रो से बिलोंग करता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से फॉरेन की का इस्तेमाल होता है यहाँ पे। तो समझ में आया फॉरेन की क्या होती है। तो ये होगी आपकी फॉरेन की कॉलम। तो फॉरेन की कॉलम यहाँ पे ये जो है फॉरेन की कॉलम क्या करता है, सिर्फ प्राइमरी की कॉलम का ही रेफरेंस स्टोर करके रखता है। तो यहाँ पे हमारी पी के है, मतलब यहाँ पे फॉरेन की टेबल जो है कॉलम जो है इसने एम्प्लॉय की प्राइमरी की जो है उसके एड्रेसेस वहाँ पे स्टोर करके रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, मतलब उसके आईडी स्टोर करके रखे हैं। तो फॉरेन की प्राइमरी की टेबल का ही डेटा स्टोर करके रखेगा। अगर आप यहाँ पे कोई अलग सा डेटा दे देंगे 10, जैसे कि यहाँ पे 105, तो ये यहाँ पे एरर देगा। क्यों? क्योंकि फॉरेन की का कनेक्शन इस प्राइमरी की के साथ है। तो जो आईडी प्राइमरी की के अंदर होंगे वही फॉरेन की के अंदर चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे 105 है, लेकिन 105 यहाँ पे तो किसी के पास है ही नहीं, यहाँ पे 105, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये बोलेगा कि आपके पास जितने आईडी है
उसमें से कोई आईडी इसके अंदर हो सकता है। तो आप यहाँ पे गलत इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको ये अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे जो आईडी है 103, हम वही आईडी दे देंगे इसको 103। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो रिकॉर्ड है ये सारिका का रिकॉर्ड बन जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, अंडरस्टूड। फॉरेन की के बारे में समझ में आया। अभी उसके बाद हम प्रैक्टिकली तो देखेंगे ये सारी चीज़ें, लेकिन कंसेप्चुअली ये कैसे वर्क होता है ये मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे डेटाबेस के रिगार्डिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है इस तरीके से जो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, समझ में आ रहा है चीज़ें किस तरीके से हो रही है? यस कांचन, पूजा, ओके, आनंद। यस सर, बट मेरा एक डाउट है सर। हाँ बोलो। अगर टेबल में फर्स्ट टेबल में दोनों ये हुई प्राइमरी की, तो कौन सी एक्सेस करेगा? तो वो आप डिफाइन करोगे आपको कौन सी देनी है जी इसको। आप खुद डिफाइन करोगे टेबल क्रिएट करते वक्त कि आपको किस कॉलम की देनी है। अच्छा सर। हाँ, वो आप प्रैक्टिकल करते वक्त हम देखेंगे कि मान लो यहाँ पे दो प्राइमरी की, ये भी पी के है यहाँ पे और ये भी पी के है, ये दोनों की मिलकर इसको कंपोजिट की कहा जाता है। तो ये फॉरेन की आपको किसकी देनी है, इसकी देनी है, इसकी देनी है, आप टेबल क्रिएट करते हो डिफाइन कर सकते हो किसकी देनी है आपको। ठीक है, ओके सर। ओके गुड। सो हियर अभी हम देखेंगे चेक कंस्टेंट। चेक कंस्टेंट, ठीक है। सो ensure that column value satisfy specific condition। ठीक है, अभी ये चेक एक कांस्टेंट एक रूल है यहाँ पे। तो आप क्या कर सकते हो, डेटा इंसर्ट करने से पहले एक कंडीशन लगाते हो कॉलम को। अगर डेटा इंसर्ट करते वक्त वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी डेटा उस कॉलम के अंदर चला जाता है, या उसके बाद या वो नहीं चला जाएगा। ठीक है, तो चेक कंस्टेंट किस तरीके से हम लगाएंगे, जैसे कि हम क्या करेंगे, जैसे हमारा चेक कंस्टेंट है यहाँ पे चेक जैसे कि सैलरी ग्रेटर देन 200। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करेंगे, लेकिन कब, जब उसकी सैलरी 200 से ज़्यादा होगी तभी वो रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जैसे कि हम यहाँ पे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड बनाते हैं, यहाँ पे टेबल बनाते हैं इस तरीके से। यहाँ पे आईडी आएगा, यहाँ पे एम्प्लॉय का, यहाँ पे नेम और यहाँ पे आएगा सैलरी। ठीक है, ठीक है। तो हम ये जो कॉलम है हमारा, इसको चेक कांस्टेंट लगाएंगे हम इस कॉलम को। ठीक है, चेक कांस्टेंट लगाया है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे हमने चेक कांस्टेंट क्या लगाया, ये सैलरी कॉलम है, सैलरी 200 के ऊपर होगी तभी इसके अंदर इंसर्ट होगा। यहाँ पे लगाया हमने नेम और यहाँ पे आईडी। ठीक है, तो एम्प्लॉय आईडी 101 है, नाम है यहाँ पे राजू, और सैलरी यहाँ पे है 500। तो ये पहले चेक करेगा 500 इज ग्रेटर देन 200 है क्या, नहीं है। यहाँ पे 500 ग्रेटर देन 200 है, यस, कंडीशन क्या हुई, ट्रू हुई, तो रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पे 202 सारिका, और यहाँ पे सैलरी देखिए हमने 100। तो ये चेक करेगा यहाँ पे 100 ग्रेटर देन 200 है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, तो ये रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा यहाँ पे इसके अंदर। ठीक है, अगर रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई होने वाला डेटा ही आपको इंसर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका डेटा इसके अंदर नहीं चला जाएगा। तो इस तरीके का रूल जो होता है उसी को चेक कंस्टेंट कहा जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे 1012 सारिका, सैलरी यहाँ पे 300। अब 300 रुपये इज ग्रेटर देन 200 है, यस, डेटा इज सेटिस्फाई। 103 यहाँ पे शीतल,
सैलरी है 400 रुपीज़, तो यहाँ पे 400 ग्रेटर देन 200 है, तो यहाँ पे रिजल्ट आया ट्रू, तो डेटा इसके अंदर इंसर्ट हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रूल लगा सकते हैं कॉलम को, दैट इज़ रूल इट इज़ कॉल्ड एज अ कांस्टेंट कहा जाता है। ओके, तो कांस्टेंट सिंपल है, कांस्टेंट का मतलब कुछ नहीं है, जो रूल लगाते हैं हम डेटाबेस के कॉलम को, तो उसी रूल के हिसाब से डेटा उसके अंदर सेव होना चाहिए, ताकि हमारी डेटा इंटीग्रिटी, डेटा एक्यूरेसी क्या हो सके, मेंटेन हो सके। ठीक है, तो इस तरीके से हम चेक कांस्टेंट लगाते हैं इसको। ठीक है, सो हियर ठीक है, अभी हम देखेंगे डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट। assign a default value, default value to column when no value is provided. ओके, तो आप डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट किसी कॉलम को लगाते हो, तो उस कॉलम को अगर आप कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते, तो बाय डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू इसके अंदर आप सेट करके रख सकते हो। अगर आपने उसके अंदर टेबल की कॉलम में अगर कुछ वैल्यू रखी नहीं, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर एक वैल्यू आप सेट करके रख सकते हो। दिस इज़ कॉल्ड एज अ डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट यहाँ पे। ठीक है, अभी जैसे कि मान लो मेरे पास एक टेबल है यहाँ पे, ठीक है, तो ये टेबल है यहाँ पे। जैसे मान लो मैं यहाँ पे कार की डिटेल, ये कार का टेबल है यहाँ पे, कार का। ठीक है, तो इसके अंदर हम कुछ डिटेल्स भरेंगे कार के। ठीक है, अब यहाँ पे कार का आईडी है, यहाँ पे कार का नेम है, प्राइस है और वेट है कार का। ठीक है, अब मैंने इसको डिफ़ॉल्ट लगाया है कांस्टेंट, इस कॉलम को डिफ़ॉल्ट मैंने लगाया है 0.0। ठीक है, अभी मैंने क्या किया है, मेरे रो 1 को फिलअप किया है, ID 101, कार नेम है BMW, प्राइस है 200 रुपीज़ कार का, और मैंने यहाँ पे वेट कुछ भी नहीं दिया, यहाँ पे वेट कुछ भी नहीं दिया। जैसे ही कुछ भी नहीं देता हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मैं यहाँ पे 2 नंबर का रिकॉर्ड करता हूँ, जैसे कि ऑडी कार नंबर है, प्राइस है 300 रुपीज़ और इसका वेट है 10.30। ठीक है, 103 तीसरा रिकॉर्ड है यहाँ पे, और नेम है यहाँ पे बोलेनो, प्राइस है यहाँ पे 500 रुपीज़ और इसका वेट मैंने कुछ भी नहीं दिया। तो अभी यहाँ पे ब्लैंक वैल्यू कौन सी है, दिस विल ब्लैंक, दिस विल ब्लैंक। तो यहाँ पे अगर हम कुछ भी नहीं देते तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने जो सेट किया था वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे पहली वैल्यू 0.0 और यहाँ पे 0.0 वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हो आपके टेबल के कॉलम को लगाने के लिए, ताकि आपका डेटा के अंदर एक्यूरेसी हो जाए यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया कांस्टेंट। तो कांस्टेंट के बारे में मैं आपको कुछ कॉमन यूज केस दे दूंगा यहाँ पे। वो कॉमन यूज केस जो है कांस्टेंट के रिगार्डिंग आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख के दे सकता हूँ, कॉमन यूज केस फॉर कांस्टेंट। ठीक है, सो नंबर 1 है यहाँ पे
कांस्टेंट किस लिए यूज़ होती है, मतलब कौन से केस में उसका यूज़ होता है, उसी को हम यूज केस कहते हैं। ठीक है। सो एनफोर्सिंग डेटा इंटीग्रिटी, एनफोर्सिंग इंटीग्रिटी, ठीक है, नंबर 1 यहाँ पे। सो पहला पॉइंट है यहाँ पे डेटा एनफोर्स डेटा इंटीग्रिटी और डेटा एक्यूरेसी। तो सबसे पहले हमारे टेबल के अंदर डेटा एक्यूरेसी मेंटेन करना है, इसलिए हम क्या करते हैं, कंस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, हमारी डेटा की इंटीग्रिटी मेंटेन करना है, डेटा की एक्यूरेसी मेंटेन करना है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे ये कंस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। ठीक है। इसके अंदर है अवॉइड डुप्लीकेट एंट्रीज, नंबर 2 अवॉइड डुप्लीकेट एंट्रीज। ठीक है। तो हमारे टेबल के अंदर डुप्लीकेट डेटा नहीं जाना चाहिए, इसलिए भी हम कंस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यहाँ पे यूनिक कंस्टेंट हम लगाते हैं। तो इससे क्या करते हैं, डुप्लीकेट एंट्री नहीं जानी चाहिए हमारे टेबल के अंदर। तो इसलिए भी हम कंस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। ठीक है। नंबर 3 मेंटेनिंग रिलेशनशिप। अगर हमें 2 टेबल के अंदर रिलेशनशिप सेट करना होता है तो हम कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं यूजिंग प्राइमरी की, यहाँ पे प्राइमरी की एंड फॉरेन की, ये दोनों का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, टेबल के बीच में रिलेशनशिप सेट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। नंबर 4 यहाँ पे है ठीक है। तो ये जो है इसके यूज केसेस है कांस्टेंट के बारे में, जो आपको पता होना ज़रूरी है कि कौन सा कांस्टेंट क्या कर सकता है। तो हमारे डेटा टाइप भी हो गई, कांस्टेंट भी हो गए। अभी हम टेबल के टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए फ्री है अभी। तो अब हम टेबल का टॉपिक स्टार्ट कर देंगे यहाँ पे टेबल का। ठीक है। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे एंड फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट द टेबल टॉपिक। वहाँ पे हम टेबल के रिगार्डिंग थियोरेटिकली देखेंगे सारी चीज़ें और फिर प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। तो प्रैक्टिकल में कुछ नहीं करना है, बाकी ये जो कमांड है, ये कमांड हमें इसके ऊपर एंटर करके देखना है कि किस तरीके से ये वर्क हो रही है। बाकी सब कुछ आपका थियरी में कमांड कोड सारा थियरी में लिख के उसको एक्सप्लेन भी किया जा रहा है ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। और साथ में यही आपके लाइव नोट्स है, यही पढ़ना है आपको, और इसी के अंदर जो नोट्स के अंदर लिखा हुआ है इतने के ऊपर ही फोकस करना है, ज़्यादा कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है। इसलिए मैं आपको ये चीज़ें सारी लिख के दे रहा हूँ, इतने सारी। तो आपको इसका पढ़ाई करना है, और जब भी हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे तो ये चीज़ आपको ध्यान में आनी चाहिए कि ये पढ़ाया गया था, ये नहीं पढ़ाया गया था, ये सब सारी चीज़ें। ठीक है। तो किसी कोई डाउट है इस लेक्चर में?